बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा, ये चैप्टर नंबर 2 है। किसका चैप्टर नंबर 2 है? ये चैप्टर नंबर 2 है आईकॉम पार्ट 1 की बुक से और बीकॉम पार्ट 1 की बुक से। ये जो आज का लेक्चर है, ये आज का लेक्चर आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, ये बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, ये बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो एक फुल फ्लेज वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको जो बेसिक रूल्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करने के लिए वो समझाए जाएंगे। बेटा, जो आईकॉम पार्ट 1 की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, सुहेल अफजल की बुक, बीकॉम पार्ट 1 की बुक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी सुहेल अफजल की बुक है। इन दोनों बुक्स में से चैप्टर का नेम सेम है, ये चैप्टर नंबर 2 ही है दोनों बुक से, और अकाउंटिंग इक्वेशन के नेम से ही है। तो हमारा मेन मकसद आज का क्या है? मेन मकसद ये है कि हमने रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, कि अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करने के लिए जो रूल्स हैं उनको आज हमने देखना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने लगा हूं रूल नंबर 1। बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? यहां पे आप लिखेंगे सीरियल नंबर, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस अर्नर्स इक्विटी। कि एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? लायबिलिटीज प्लस अर्नर्स इक्विटी के। ये कैश, फर्नीचर, गुड्स, ये जो चीजें नीचे लिखी हुई है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये जो चीजें लिखी हुई है नीचे, ये भी आपने नहीं लिखनी। ये जस्ट मैंने एक फॉर्मेट कंप्लीट बनाया जो अकाउंट इन ट्रांजैक्शन के अंदर यूज हुए हैं उन अकाउंट्स को यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मैं खुद बार बार ना लिखूं, एक दफे उनको लिख के आपको समझा दूं। देखिए जी, सबसे पहले बेटा एक चीज आपने याद रखनी है, ये रूल जो बताऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए होंगे, किसी और के लिए नहीं होंगे। देखिए जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज बेटा आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी एसेट्स में, लायबिलिटी में और कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी में, इन तीनों चीजों में क्या होगा? इंक्रीज होगा, यानी कि इजाफा होगा। तो बेटा हम इनके मुतलका अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे उस अमाउंट को, यानी कि प्लस कर देंगे। ये बात आप सबको क्लियर होगी। अगर इन तीनों में से एसेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल, इन तीनों में के अकाउंट्स जो होंगे नीचे, उनमें अगर डिक्रीज होगा तो बेटा हम इसको लेस करेंगे, इसकी अमाउंट मतलब के माइनस करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, हमारी काउंटिंग क्वेश्चन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। अगर बेटा एसेट्स में इजाफा होगा तो इसका मतलब है उसमें इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का मतलब है हम वो अमाउंट एसेट्स के नीचे जो अकाउंट होगा, कैश हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। इसी तरह लायबिलिटी के लिए भी यही रूल है, कैपिटल के लिए भी यही रूल है। अगर आपके एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल में डिक्रीज होगा, कमी होगी, तो उसकी अमाउंट मुतलका अकाउंट में से हम लेस कर देंगे, मतलब कि हम माइनस कर देंगे। ले जी, हम पहली ट्रांजैक्शन को बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ऑनर। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि जो बिजनेस का मालिक है उसने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया। और बेटा कैपिटल की डेफिनेशन आप सब ने यही पढ़ी हुई है कि वो तमाम चीजें जिनके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है वो बिजनेस का कैपिटल भी कहलाती हैं। हम एग्जांपल लेते हैं पहली ट्रांजैक्शन की, कि जो बिजनेस का मालिक है उसने बिजनेस के अंदर कैश लगाया जी। हम कहते हैं उसने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेटा जब बिजनेस में कैश लगाएंगे तो बिजनेस के कैश में इजाफा होगा। जैसे ही कैश में इजाफा होगा साथ ही आपके
कैपिटल में भी इजाफा हो गया। तो अभी हमने ये जो रूल पढ़ा है, इस रूल के मुताबिक कि अगर किसी एसेट में या किसी अकाउंट में इजाफा होगा तो हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, और अगर किसी में डिक्रीज होगा तो हम कर देंगे लेस। तो हमारा जो पहला रूल है, जो पहली ट्रांजैक्शन हमें बता रही है, जो रूल नंबर 1 है, कैपिटल ब्रॉट इन द बिजनेस बाय ऑनर, के ऑनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया। हम यहाँ पे लेते हैं जी, ये भी लिखा आ सकता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, या कमेंस बिजनेस विद कैश, कुछ भी आ सकते हैं, इस तमाम का मतलब सेम है। तो बेटा अगर जो मालिक है वो बिजनेस के अंदर कैश लगाएगा तो इसका मतलब है हमारे कैश में क्या होगा, हमारे कैश में भी इजाफा होगा, हमारे कैपिटल में भी इजाफा होगा। तो रूल नंबर 1 को हम किस तरह से डील करेंगे? रूल नंबर 1 को बेटा हम डील ऐसे करेंगे, अगर हमारे कैपिटल में भी इजाफा हो, किस वजह से हो, कैश की वजह से, तो बेटा कैश के अंदर आपने मुतलका अमाउंट को ऐड कर देना है और साथ ही इसको आपने कैपिटल के अंदर भी ऐड कर देना है। रूल नंबर 1 ये है, प्लस का साइन लगाएंगे अमाउंट के साथ, या ऐड भी लिख सकते हैं अमाउंट के साथ। रूल नंबर 1 उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट रूल देखें जी, कहता है परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट फॉर कैश, यानी कि कोई भी एसेट आपने कैश पे परचेज किया। देखें बेटा, हमारे इसमें लिखा हुआ है कि आपने देखें फर्नीचर परचेज किया। हम कहते हैं जब हम फर्नीचर को परचेज करेंगे तो हमारा जो बिजनेस का फर्नीचर है उसमें इजाफा हो जाएगा, और साथ ही हमने कैश पे किया है तो हमारे कैश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसका मतलब है फर्नीचर में इजाफा हुआ है तो मुतलका जो अकाउंट है फर्नीचर का, उसके अंदर फर्नीचर की अमाउंट ऐड कर देंगे, और कैश में कमी हुई तो कैश में क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। देखिए बेटा, हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमारे पास ये है, हमने फर्नीचर के अंदर जो अमाउंट होगी उसको हमने ऐड कर देना है और कैश में से क्या कर देना है, लेस कर देना है। ये था रूल नंबर 2। अब बेटा हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। कहता है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश का मतलब क्या है कि आपने गुड्स को परचेज किया और कैश अदा किया। देखें जी, हम यहां पे लिखते हैं हमने क्या परचेज किया, हमने गुड्स को परचेज किया। जी बेटा, हम गुड्स को परचेज करेंगे, हमारी गुड्स में क्या हो रहेगा, इजाफा। हमारी गुड्स से हमारा बिजनेस की गुड्स में इजाफा होगा। जब हमने गुड्स को परचेज किया तो हमने कैश भी अदा किया। जब हम कैश को अदा करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब हमारे कैश में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो गुड्स में इजाफा हुआ तो गुड्स में ऐड, और कैश में डिक्रीज हुआ तो कैश में लेस कर देंगे। देखिए जी, हमने क्या किया, ये हमारे पास है जी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। हमने एसेट्स के नीचे प्लस गुड्स लिख लेना है, और गुड्स के अंदर हमने कर देना है ऐड, यानी कि हमारी गुड्स में क्या हो गया है जी, इजाफा, और कैश में से हमने क्या कर देना है, लेस, के हमारे कैश में से क्या हो गया, माइनस हो गया। हमने अमाउंट अदा कर दी है। रूल नंबर 4 कहता है जी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स को परचेज किया, किस पे किया, क्रेडिट पे किया। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, नंबर 4, हमने गुड्स तो परचेज की हैं, हमारी गुड्स में इजाफा हुआ है, गुड्स में इजाफा हो गया, साथ ही हमारे क्रेडिटर्स में इजाफा होगा, क्योंकि हमने कैश पे परचेज नहीं की, हमने उधार पे परचेज की है। तो साथ ही हमारे किस में इजाफा हो गया, क्रेडिटर्स में। तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है गुड्स के अंदर भी अमाउंट को ऐड किया जाएगा और साथ क्रेडिटर्स के अंदर भी अमाउंट को ऐड किया जाएगा, क्योंकि इंक्रीज को हमने पढ़ा है ऐड, डिक्रीज को पढ़ा है लेस। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नंबर 4 ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमने क्या करना है, गुड्स के अंदर हमने अमाउंट को ऐड कर देना है, और साथ ही ये हमारे पास देखें लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। हाँ, आपने लाइबिलिटी के नीचे लिख लेना है क्रेडिटर, और साथ ही हमने क्रेडिटर्स के अंदर भी उस अमाउंट को ऐड कर देना कि हमारी जिम्मेदारी बन गई है। हमने क्या किया, उधार पे चीजें खरीदी हैं, हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है। हमने क्या करना है, जिस बंदे से चीजें खरीदी हैं अब उसको पैसे अदा करने हैं। रूल नंबर 5, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किस सूरत में करेंगे, कैश की सूरत में करेंगे। नंबर 5 पे बेटा देखें, हमने क्या किया, हमने पेमेंट की है, किन को पेमेंट की है, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है। तो बेटा जब हम पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कैश की सूरत में करेंगे, हमारे कैश में डिक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स में भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को जब हम पैसे देने थे तो हमने इनको क्या किया हुआ था, इनक्रीज। जब इनको हम पैसे अदा कर देंगे तो इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारी कम होगी, हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे।
तो इसका मतलब है जब कैश अदा करेंगे कैश में भी डिक्रीज हो जाएगा, और अब क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देंगे तो हमारी जिम्मेदारी भी डिक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर्स में भी हम माइनस कर देंगे। देखिए बेटा हमने क्या किया, हमने पेमेंट की क्रेडिटर्स को, तो हमने क्या किया, कैश में से लेस जो अमाउंट होगी, साथ ही बेटा हमने क्या किया, क्रेडिटर्स में से भी उसको लेस कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 रूल की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने क्या किया, गुड्स को सेल किया है कैश पे। देखें जी बेटा, जब आप गुड्स को सेल करेंगे कैश पे, ये है कैश, जब आपने कैश पे सेल किया तो ये हमारे पास है गुड्स। जब गुड्स को सेल करेंगे तो बिजनेस की जो गुड्स हैं उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि वो हमारे पास पड़ी हुई थी जब हमने परचेज किया था, तो इसमें इजाफा हो गया था। जब आपने सेल कर दिया, जब सेल करेंगे तो इसका मतलब है हमारी गुड्स में कमी आ जाएगी। अब गुड्स को सेल किया, गुड्स में कमी आई, तो गुड्स को सेल करके हमने पैसे वसूल किए, यानी कि कैश वसूल किया, तो हमारे कैश में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है कैश में इजाफा हुआ तो कैश में डेबिट कर देंगे, गुड्स में कमी हो तो गुड्स में, सॉरी, कैश में इजाफा हो तो कैश में ऐड कर देंगे, गुड्स में कमी हुई है तो गुड्स में से लेस कर देंगे। देखें बेटा हम करने लगे हैं जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश पे चीजें सेल की हैं, हमारे कैश में क्या हो गया, इजाफा, हमने कैश के अंदर ऐड कर दिया, और साथ ही देखें हमारे पास गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स में से हमने क्या कर दिया जी, मुतलका जो अमाउंट होगी वो लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखें बेटा, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में कह रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने चीजें सेल की हैं मगर की किस में है, उधार पे सेल की हैं जी। नंबर 7 देखें बेटा, नंबर 7 में वो हमें कह रहा है कि आपने गुड्स तो सेल की हैं मगर उधार पे की हैं। इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन के अंदर ये जो 7 वाली है, हमारे पास कोई भी कैश का जिक्र नहीं है। क्या करेंगे, ये देखें बेटा, जिन लोगों को आप उधार पे चीजें सेल करते हैं, आपसे मुरादा बिजनेसमैन, तो वो लोग बिजनेसमैन के डेटर्स कहलाते हैं। जब आप गुड्स सेल करेंगे तो आपकी गुड्स में कमी हो जाएगी, तो गुड्स में डिक्रीज हो गया, हम क्या करेंगे, गुड्स में से लेस कर देंगे, साथ ही हमारे डेटर्स में इजाफा हो गया, यानी कि वो लोग जिनको उधार पे चीजें सेल की हैं उनसे पैसे लेने हैं, उन लोगों में इजाफा हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये देखें डेटर्स लिखा हुआ है। नंबर 7, हमने चीजें सेल की, तो गुड्स को जब सेल करेंगे तो हमारी जो गुड्स है उसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज, हम उसमें से लेस कर देंगे, साथ ही हमारे डेटर्स में इजाफा हो गया, तो हमने डेटर्स में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बेटा जो अकाउंट आपके पास एसेट का बनता होगा, आपने एसेट्स के नीचे वो अकाउंट बनाते जाना है। हमारे पास डेटर्स का अकाउंट नहीं था, हमने डेटर्स का अकाउंट बना लिया, ये देखिए जी हमने उसमें ऐड कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 8 या रूल नंबर 8 कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट प्रॉफिट। आपने चीजें सेल की हैं मगर आपने चीजें सेल प्रॉफिट पे की हैं। देखिए बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल से ही आपको मैं समझा देता हूं। रूल नंबर 8, फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर कहते हैं जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1000, कास्टिंग ₹900। इस ट्रांजैक्शन से बेटा आपको रूल नंबर 8 की समझ आएगी। कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट प्रॉफिट। हमने चीजें सेल की हैं, किस पे सेल की हैं, कैश पे, और सेल क्या किया, गुड्स को। कौन सी गुड्स को, जिनकी कीमत थी हमारे पास 900, यानी कि जो चीजें हमने सेल की हैं उनकी कीमत 900 रुपया थी, मगर उनको हमने सेल किया है 1000 रुपये में। 900 की चीजें हमने खरीदी, 1000 में हमने सेल कर दी, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। देखें बेटा जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो आपके कैश में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आपने चीजें सेल करके कैश वसूल किया है। कैश में क्या होगा जी, इजाफा, साथ ही आपकी गुड्स में क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि आपने गुड्स को सेल किया है तो आपके बिजनेस में जो चीजें पड़ी हुई थी वो कम हो गई। लेकिन बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे 1000 रुपया जो आपने कैश वसूल किया है, वो कैश के अंदर जितने की गुड्स की कीमत थी वो गुड्स में से लेस, और ये कैश में ऐड। अब देखें कैश में 1000 है, गुड्स में 900 है, इनका डिफरेंस आ रहा है 100 रुपीज। तो बेटा ये डिफरेंस आपने कैपिटल के अंदर प्लस करना है। अगर गुड्स को सेल करके आपको प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा वो कैपिटल के अंदर ऐड। अगर गुड्स को सेल करके आपको लॉस हो रहा है, जितना लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास देखिए जी हमने गुड्स को सेल किया है कैश के ऊपर, जितनी अमाउंट की गुड्स सेल की वो कैश के अंदर ऐड,
जितनी उनकी कीमत थी यानी कि कास्टिंग थी वो गुड्स में से लेस, और जितना हमें प्रॉफिट हुआ वो हमने क्या करना है, कैपिटल के अंदर ऐड कर देना है। उम्मीद करता हूं कि जी आप सबको 8 रूल्स की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। कहते हैं जी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट। आपने चीजें सेल की हैं मगर की उधार पे हैं, और किस पे की हैं, प्रॉफिट पे की हैं। अब इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं रूल नंबर 9 में। कहता है जी सोल्ड गुड्स टू अहमद ₹1000 कॉस्टिंग ₹900। यानी कि अहमद को हमने चीजें सेल की हैं 1000 रुपए की, जिनकी कीमत थी 900 रुपया। यानी कि ये चीजें हमें 900 रुपए की पड़ी थी और हमने 1000 रुपए की उसको सेल कर दी हैं। तो बेटा क्या होगा, जिन लोगों को आप चीजें उधार पे सेल करें वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। हमारे डेटर्स में इजाफा, हमारी गुड्स में क्या हो जाएगी, कमी, और हमें प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में हम क्या इसको कर देंगे, ऐड। देखिए जी 1000 रुपया डेटर्स में ऐड, गुड्स में क्या हो गया, कमी, तो गुड्स के अंदर हमने क्या कर दिया, माइनस, और हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस रूल को हम यहां पे देखते हैं जी। देखिए हमारे पास इसके अंदर कैश का कोई जिक्र नहीं, हमने क्या किया जी, चीजें जितने की चीजें थी उसकी अमाउंट हमने इसमें से लेस कर दी, ऐड करेंगे जितने की चीजें सेल की, और जितना प्रॉफिट हुआ वो हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। ये था रूल नंबर 9। रूल नंबर 10 पे देखें बेटा। कहता है रिसीट कैश फ्रॉम डेटर्स। आपने डेटर से कैश वसूल किया है। रूल नंबर 10 है हमारे पास, हमने क्या किया, डेटर से कैश वसूल किया है। जब देखें ये डेटर्स हैं, जब हम इनसे कैश लेंगे, ये हमारे पास है डेटर्स और ये हमारे पास है जी कैश। डेटर से जब हमने कैश वसूल करना था तो इनमें इजाफा हुआ। जब हम डेटर से कैश वसूल कर लेंगे, इसका मतलब है डेटर्स में क्या हो गई, कमी हो गई, और कैश में क्या हो गया, इजाफा हो गया। इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक ए पर्सन है, बिजनेसमैन है, और बी इसका कस्टमर है। ए ने बी को चीजें सेल की और बी का अपने पास एक अकाउंट बना लिया, खाता बना लिया। बी डेली बेस पे चीजें परचेज करता जा रहा है ए से, और ए अपने पास बी की के खाते में डेली बेस पे अमाउंट्स को जमा करता जा रहा है। जब वो खरीद रहा है ए बी, तो ए क्या करता जा रहा है, जमा करता जा रहा है। जब बी ए को पैसे अदा करेगा तो इसका मतलब है जो ए बिजनेसमैन है वो बी के खाते में से माइनस करेगा कि इतने पैसे लेने थे, इतने आगे हैं। यहाँ पे हमारे पास वो अमाउंट आई है। तो डेटर्स में बेटा क्या हो जाएगी, डेटर्स में हमारे पास कमी हो जाएगी। हम क्या देखें जी, हम क्या करेंगे, ये है जी रिसीट कैश फ्रॉम डेटर्स। हमने डेटर से कैश वसूल किया तो हमारे पास कैश में इजाफा हो गया, और डेटर्स में हमारे पास क्या हो गई जी, कमी हो गई। बेटा रूल नंबर 11 पे चलें जी। कहता है पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस। बेटा आप किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस अदा करें, चाहे आप सैलरी अदा करें, आप वेजेस अदा करें, आप रेंट अदा करें, आप इंश्योरेंस प्रीमियम अदा करें, किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपेंस आप अदा करें, तो बेटा आपके कैश में से भी लेस होगा और साथ आपके कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपेंस जब आप अदा करेंगे, आपके कैश में से भी लेस होगा, आपके कैपिटल में से भी लेस होगा। अब कहता है पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस बाय चेक। आपने कोई एक्सपेंस अदा किया है, किस सूरत में अदा किया, चेक की सूरत में। बेटा ये जो चेक है, ये चेक आपके पास जो आपने दिया है, ये चेक बैंक से जाके कैश होगा, वैसे कैश नहीं होगा। आपने कोई एक्सपेंस कहते हैं जी सैलरी पे टू अ वर्कर ₹5000 बाय चेक। आपने 5000 रुपया एक वर्कर को सैलरी दी, किसके जरिए दी, चेक के जरिए दी। तो बेटा जब आप चेक के जरिए पेमेंट करेंगे किसी एक्सपेंस की, तो एक तो आपके बैंक में से लेस होगा, हम बैंक में से क्या कर देंगे इसको लेस, और साथ ही आपके कैपिटल में से लेस हो जाएगा। एक्सपेंस चाहे आप कैश की सूरत में अदा करें, चाहे आप चेक की सूरत में अदा करें, बेटा एक्सपेंस अगर कैश में से अदा किया, कैश में से और कैपिटल में से माइनस। अगर एक्सपेंस आपने चेक की सूरत में अदा किया, तो जो एक्सपेंस है वो बैंक में से और उसमें से कैपिटल में से माइनस। अब कहता है जी ड्राइंग्स ऑफ कैश बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अपने जाती इस्तेमाल के लिए ऑनर ने कुछ चीज कैश बिजनेस से
निकाला है। 13 वाली आपको बता रहा है बेटा, जब बिजनेसमैन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश निकालेगा तो आपकी ड्राइंग्स में इजाफा होगा। किसमें इजाफा होगा? ड्राइंग्स में। और जब वो पैसे निकालेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो कैपिटल है वो भी कम हो जाएगा। ड्राइंग्स में इजाफा होने का मतलब है, आम तौर पे हम ड्राइंग्स को एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, मगर बेटा कुछ लोग इसको कहते हैं ये एक्सपेंस है, कुछ कहते हैं ये एक्सपेंस नहीं, वो वैसे भी ये एक्सपेंस नहीं होता, ये एक सेपरेट से हम इसको एक अकाउंट ट्रीट करते हैं। जब भी आपने बिजनेस जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से कोई चीज़ या कोई अमाउंट निकालेगा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो बेटा इसका मतलब है अगर उसने बिजनेस में से कैश निकाला है तो कैश में कमी हुई है, तो हम कैश में से क्या कर देंगे जी? लेस कर देंगे। अगर कैश में कमी हुई है तो साथ ही आपके कैपिटल में भी कमी हुई है, कैपिटल में से भी लेस कर देंगे। अब कहते हैं ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स को निकाला है। बेटा जब आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, आप एक बिजनेसमैन है, आपने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से चीज़ें निकाल दी, तो क्या बिजनेस की चीज़ें कम हो जाएंगी? डेफिनेटली बिजनेस की चीज़ें क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। तो बिजनेस की जब चीज़ें कम होगी तो बेटा आपने चीज़ों में से भी माइनस करना है और साथ आपने कैपिटल में से भी इसको लेस कर देना है। रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है? एनी अमाउंट रिसीव, आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं, किस शक्ल में रिसीव करते हैं? आप इनकम की शक्ल में, रेवेन्यू की शक्ल में कोई अमाउंट रिसीव करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, वेजेस रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं किस सेंस में? इनकम की सेंस में। तो बेटा जब आप रिसीव करेंगे तो आपके कैश में इजाफा होगा। जैसे ही आपके कैश में इजाफा होगा आप कैश के अंदर ऐड करेंगे, और अगर कैश में इजाफा होगा तो बेटा आपके कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ एक्सपेंसेस का और इसका रेवेन्यूज का। अगर आपके एक्सपेंसेस में इजाफा हो, यानी कि आप एक्सपेंसेस पे करें कैश की सूरत में, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक कैश और कैपिटल के साथ होगा। अगर आप उसमें से हम क्या कर देंगे, दोनों में से लेस कर देंगे। अगर आप कोई अमाउंट रिसीव करें इन केस ऑफ रेवेन्यू, तो बेटा आपके कैश में इजाफा होगा, जैसे ही कैश में इजाफा होगा साथ आपके कैपिटल में भी इजाफा हो जाएगा। ये था बेटा हमारे पास रूल नंबर 15। अब हम चलते हैं जी रूल नंबर 16 की तरफ। देखिए जी, हमें रूल नंबर 16 बताया जा रहा है। रूल नंबर 16 क्या बताया जा रहा है जी? रूल नंबर 16 में हमें कहा जा रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आपने क्या किया? बैंक के अंदर कैश जमा करवाया। बेटा देखें, रूल नंबर 16 हमारे पास कहता है आपने बैंक के अंदर कैश जमा करवाया। जब आप बैंक के अंदर कैश जमा करवाएंगे तो इसका मतलब है आपके कैश में कमी हो जाएगी और आपके बैंक में इजाफा हो जाएगा। बिजनेस में से हमने कैश, यहाँ से कैश निकाल दिया, यहाँ से जब कैश निकाला तो कैश में कमी, और ये कैश निकाल के हमने किस में जमा करवा दिया? बैंक में। हमारे बैंक में क्या हो गया? इजाफा हो गया। जब बैंक में इजाफा होगा बैंक में हम ऐड कर देंगे और कैश में से लेस कर देंगे। ये देखें, ये बेटा हमारे पास जो कॉलम है, ये कॉलम हमारे पास बैंक का कॉलम है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमने कैश बिजनेस से निकाला है तो बिजनेस के कैश में क्या आ जाएगी? कमी। इसमें हम क्या कर देंगे जी? लेस कर देंगे। नेक्स्ट देखें बेटा, रूल नंबर 17 कहता है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय बिजनेस टू सप्लायर। बिजनेस ने क्या किया है? चीजें वापस भेज दी हैं सप्लायर को। क्यों बेटा? इस ये चीजें वापस क्यों भेजी जाती हैं? बिजनेसमैन ने सप्लायर से कुछ चीजें खरीदी, उसमें से कुछ चीजें बिजनेसमैन की डिमांड के मुताबिक नहीं, बिजनेसमैन ने जो स्पेसिफिकेशन बताई थी उसके मुताबिक नहीं है, कुछ चीजें उसमें से डैमेज हैं, बिलो स्टैंडर्ड हैं। तो इस वजह से बिजनेसमैन ने क्या किया? वो चीजें किसको वापस भेज दी? सप्लायर को वापस भेज दी। बेटा देखें, जब हमने चीजें खरीदी थी, गुड्स को खरीदा था, हमने क्या किया था? गुड्स के अंदर हमने ऐड किया था और हमने उसके अंदर लेस क्रेडिटर्स में भी ऐड। देखें नंबर 4, हमने गुड्स के अंदर भी ऐड किया हुआ था और क्रेडिटर्स के अंदर भी ऐड किया हुआ था। क्यों ऐड किया था? क्योंकि इससे खरीदी थी। जब खराब चीजें हम इसमें से वापस भेज देंगे तो क्या हमारे गुड्स में कमी आएगी? डेफिनेटली आएगी। और जितने क्रेडिटर्स को पैसे देने से क्या उन पैसों में भी कमी आएगी? डेफिनेटली आएगी।
देखिए बेटा, रूल नंबर 17 में वो हमारे पास ये कह रहा है कि जब आपने खराब चीजें वापस भेजी तो आपकी जो गुड्स है उनमें कमी हुई और जो आपके क्रेडिटर्स थे उनमें भी कमी हुई। इसका मतलब है हम गुड्स में से भी लेस कर देंगे और क्रेडिटर्स में से भी लेस कर देंगे। देखिए बेटा, हमने क्या किया, ये हमारे पास गुड्स का कॉलम है, हमने इसमें से गुड्स में से भी लेस कर दिया और साथ ही हमारे पास क्रेडिटर्स का कॉलम है, हमने क्रेडिटर्स में से भी लेस कर दिया। नेक्स्ट है जी रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर। हमने एक कस्टमर को चीजें सेल की, वो चीजें लेके अपने घर गया, जब उसने घर में जाकर देखा कि चीजें उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं, उसमें से कुछ कुछ खराब है, कुछ डैमेज है, कुछ बिलो स्टैंडर्ड है, उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं, तो क्या वो चीजें वापस भेज देगा? डेफिनेटली वो चीजें वापस भेजेगा। बेटा देखें, जब हमने चीजें सेल की थी डेटर्स को, ये देखें जब हमने डेटर्स को चीजें सेल की तो हमने क्या किया था, डेटर्स में इजाफा, क्योंकि इनसे हमने पैसे लेने थे, गुड्स में कमी की थी। जब हमारे डेटर्स हमें चीजें वापस भेजेंगे तो क्या हमारी गुड्स में इजाफा होगा? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे गुड्स में इजाफा हो जाएगा और हमारे डेटर्स में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे हमने पैसे लेने थे। इसने फॉर एग्जाम्पल हमने इनसे 1,000 रुपया हमने लेना था, तो इसमें से इन्होंने हमें क्या किया, 500 की जो चीजें थी खराब वो हमें रिटर्न कर दी, तो बाकी हमारे पास कितने पैसे रह जाएंगे इनके? 500। तो इसका मतलब है इस 500 की जो डिक्रीज हो गई है, तो डेटर्स में हम क्या करेंगे? कमी, और चीजों में क्या कर देंगे? इजाफा, क्योंकि चीजें हमारे पास दोबारा बिजनेस के अंदर आ गई हैं। तो बेटा ये गुड्स का कॉलम है, गुड्स में हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और डेटर्स में से हम, ये हमारे पास डेटर्स का कॉलम है, डेटर्स में से हम क्या कर देंगे जी? लेस कर देंगे। बाकी बेटा हमारे पास दो रूल्स रह गए। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन एडवांस। कोई भी एक्सपेंस आपने एडवांस शक्ल में अदा किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक रेंट घर लिया हुआ है रेंट के ऊपर, जिस दिन मैं घर के अंदर एंटर हुआ मुझे मालक मकान कहता है जी मुझे 1 महीने का किराया एडवांस में दे दो। मैंने वो एडवांस में दे दिया। अब बेटा जितने भी वो जो 1 महीने का किराया मैंने एडवांस में दिया, मेरे पास ये राइट मौजूद है, मेरे पास ये हक मौजूद है कि मैं 1 महीने के लिए उस घर को इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि उसको मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी है। यानी कि आपने एक्सपेंस कर दिया है मगर अभी तक उसको यूज नहीं किया। तो बेटा जब आप एडवांस में कोई अमाउंट अदा करेंगे तो वो आपका बनेगा प्रीपेड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस। तो क्या करेंगे, वो हमारे पास जब प्रीपेड एक्सपेंस बनेगा तो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होगा? इजाफा। क्यों? क्योंकि हमने उसको अदा कर दिया है। देखिए जी, हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस में क्या हो गया?